मालगुजारी क्या होती है? जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तो जमींदार जो थे वो जब जमींदारी क्या हो गया कि जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने के बाद में भूमिधर जो वार्षिक रकम सरकार को देते हैं उसे क्या बोलते हैं? इसे मालगुजारी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने के बाद में जो भूमिधर थे उन्होंने क्या किया, जो जो वार्षिक रकम सरकार को देने लगे उसी को क्या बोलते हैं? मालगुजारी कहते हैं। ठीक है, अब जमाबंदी क्या कहते हैं? देखिए, जमाबंदी जमाबंदी ये क्या होती है? एक टाइप की पंजिका होती है। ठीक है, एक टाइप की ये पंजिका होती है जिसमें क्या होते हैं? 24 कॉलम होते हैं। ठीक है, इसमें 24 कॉलम होते हैं और 1 से 4 तक के जो कॉलम होते हैं वो लेखपाल को इसमें भरने होते हैं। ठीक है, लेखपाल द्वारा भरे जाते हैं, तो इसे भू राजस्व की जमाबंदी भी कहा जाता है। भू राजस्व की, ठीक है, जमाबंदी यानी कि भू राजस्व जो भी लिया जाता है उसी की ये क्या होता है कि इसी का विवरण इसमें होता है। तो भू राजस्व की जमाबंदी भी कहते हैं। यह एक मांग या वसूली पंजी होती है। ठीक है, जितना भी ये मांग या वसूली पंजी होती है इसके द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाती है और इस पंजी में उन्हीं काश्तकारों को शामिल किया जाता है जिनके पास में जमाबंदी बनाते समय 1.265 हेक्टेयर भूमि थी। 1.265 हेक्टेयर यानी कि ये जमाबंदी बनाते समय जब जमाबंदी बन रही थी तो जिसके पास में 1.265 हेक्टेयर भूमि थी उसी को इनमें शामिल किया गया। उन्हीं काश्तकारों को क्या किया गया? शामिल किया गया। लिख दीजिएगा कि ये 24 कॉलम की होती है। ठीक है, ये पंजिका होती है जिसमें 1 से 11 तक के जो कॉलम होते हैं वो लेखपाल द्वारा भरे जाते हैं और इस जमाबंदी में क्या किया जाता है? जो भी वसूला यानी कि ये क्या होता है? इसे भू राजस्व की जमाबंदी भी कहा जाता है। जो भू राजस्व वसूला जाता है वही इसमें क्या किया जाता है? यानी कि इसमें उसी का विवरण होता है इसमें और इसके द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाती है। ठीक है, इसी के द्वारा, इसी में डिटेल होती है तो उसी के द्वारा क्या किया जाता है? भू राजस्व की वसूली होती है। अब देखिए, कृषि गणना क्या होती है? कृषि गणना कृषि से संबंधित भूमि के एक विशेष प्रकार की पहचान और वर्गीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार की भूमि है, जैसे कि कृषि गणना की। ठीक है, कृषि गणना के माध्यम से क्या पता चलता है कि ये भूमि, कोई भी भूमि है वो किस प्रकार की है। किसी भी भूमि की अगर पहचान करनी है तो हम कृषि गणना के माध्यम से कर सकते हैं। इस किसी भी भूमि का वर्गीकरण करना है कि वो भूमि खेती करने के लिए है या किसी और प्रयोजन के लिए यूज हो रही है, तो ये किससे होगा? कृषि गणना से होगा। इसमें खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमियों को अन्य प्रकार की भूमियों से अलग करना शामिल किया गया है ताकि कृषि को मिलने वाली जो छूट है, लाभ है, वो प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो कृषि गणना क्या होता है? कृषि गणना से भूमि का वर्गीकरण किया जाता है, किस प्रकार की गणना है, किस प्रकार की भूमि है और वो कृषि करने वाली है कि किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर रही है। इससे क्या होता है कि उस पर जो कर लगाया जाएगा उस कर को लगाने में सुविधा मिल जाती है। ठीक है, तो और अब आते हैं सिंचित और असिंचित भूमि। पूछा जाता है सिंचित भूमि क्या होती है, असिंचित भूमि क्या होती है। तो सिंचित और असिंचित भूमि में देखिए, कृषि गणना हो गया, सिंचित और असिंचित भूमि। सिंचित भूमि वह भूमि होती है जहां सिंचाई के लिए उपलब्ध सरकारी या अन्य स्रोतों से पानी पहुंचता है। यानी कि अगर कोई, जैसे कि कोई भूमि है, ठीक है, कोई भूमि है और यहाँ पे जो सिंचाई हो रही है वो किसी सरकारी साधन से हो रही है, सरकारी साधन से हो रही है। ठीक है, सरकारी या अन्य साधनों से हो रही है, अन्य साधनों से हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सिंचित भूमि। सींचा जा रहा है, ठीक है, किसी सरकारी साधन या अन्य साधनों का प्रयोग करके इसे सींचा जा रहा है, जैसे कि नहरें हो गई। ठीक है, नहरें हो गई, सरकारी टैंक हो गए, नलकूप हो गए। ठीक है, इस टाइप से अगर इनके द्वारा ये सिंचाई की जाती है इस भूमि पे तो ये सिंचित भूमि कहलाती है। यानी कि इस प्रकार की भूमि पे वर्षा द्वारा सिंचाई नहीं होती है और जहाँ वर्षा द्वारा सिंचाई होती है वहाँ पे ये क्या होता है कि उसे असिंचित भूमि कहते हैं। उसे सींचना नहीं पड़ा, वो वर्षा के माध्यम से ही वो क्या हो रही है? सिंच जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसको असिंचित भूमि बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट क्या है? ये मिनजुमला नंबर, हाँ, मिनजुमला नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? सजरा नंबर इसको बोलेंगे, सजरा नंबर, सजरा नक्शा। ठीक है, सजरा नंबर जैसे नाम ही से पता चला है, जो किसी खेत के ऐसे भाग को दर्शाती है जो कागजों में तो विभाजित कर दिया गया, जैसे कि ये है। ठीक है, ये कोई भूमि है। ठीक है, ये भूमि जो है
जब हम भौतिक रूप से इसको देखेंगे ना तो इसका विभाजन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन कागज पे इसका विभाजन शो होगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है 11/2, इस टाइप से क्या होता है, कोई भूखंड है 11 और ये 11/2 मिन जुमला इस टाइप से लिखा रहता है। तो ये क्या है, कागजों पे तो लिखा हुआ है, ठीक है, विभाजन दिख रहा है, लेकिन जब हम भौतिक रूप से देखेंगे तो उसका विभाजन वहाँ पे नहीं होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, यह सजरा संख्या होती है जो किसी खेत के ऐसे भाग को दर्शाती है जिससे कागजों में तो विभाजित कर दिया गया है, लेकिन भौतिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। यह मूल रूप से एक बड़े गाटे का हिस्सा होता है जो कि अभी भी संयुक्त है और जिसका भौतिक सत्यापन होना बाकी है। बस आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा और लेंदी बनाना है तो आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है अधिकार अभिलेख, ठीक है। अधिकार अभिलेख क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कानूनी दस्तावेज होते हैं जिनमें भूमि से संबंधित सभी जानकारियां होती हैं। और आप अधिकार अभिलेख को अगर और बड़ा करना चाहें, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं जिसमें भूमि से रिलेटेड जितना भी विवरण होता है, कौन सा गाटा संख्या है, कौन सा फसल बोई गई है, यानी कि उसमें क्या होता है, भूमिधर का नाम होता है, रकबा होता है, भू राजस्व होता है, बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। यानी कि इसमें आप अगर विवरण अगर बहुत विस्तार से लिखना है तो खतौनी और खसरा का विवरण दे दीजिएगा, खसरा और खतौनी, ठीक है, खसरा और खतौनी का विवरण दे दीजिएगा। फिर उसके बाद में आते हैं, इसके बाद में क्या आता है, भू राजस्व आता है, ठीक है। भू राजस्व ये एक प्रकार का क्या है, कर है, ठीक है। भूमि या उस पे जो उपज है, ठीक है, उसकी उपज पर लगाया जाता है। जमींदारी विनाश से पूर्व क्या था, जो जोतकार थे, ठीक है, जोतदार थे, वो रकम क्या करते थे, जमींदार को देते थे। तो उस समय उसको क्या बोलते थे, लगान कहते हैं, ठीक है, और लगान कहते थे। और जब जमींदार जो रकम सरकार को देता था उसे मालगुजारी कहते हैं या भू राजस्व कहते हैं। पहले क्या होता था, जोतदार था, ये क्या करते थे, जो भी कर होता था वो किसको देते थे, जमींदार को देते थे। और जमींदार क्या करता था, सरकार को देता था, ठीक है। जमींदार क्या करता था, जो भू राजस्व जो भी कर होता था वो सरकार को देता था, ठीक है, सरकार को देता था। देखिए, जोतदार जब जमींदार को देता था ना कर, तो उसको बोलते थे लगान, ठीक है। लेकिन जब जमींदार जो था वो सरकार को जो वसूल करके जब जोतदार से लगान लेता था और जब वो सरकार को देता था तो इसे बोलते थे मालगुजारी, ठीक है, मालगुजारी या भू राजस्व, ठीक है, मालगुजारी या भू राजस्व। जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने के बाद भूमिधर जो वार्षिक रकम सरकार को देते हैं उसे मालगुजारी या भू राजस्व कहते हैं। यानी कि जब जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई तो जो भी भूमिधर हैं, जो पूरे वर्ष भर में, ठीक है, वार्षिक रूप से जो रकम सरकार को देते हैं उसे क्या बोलते हैं, मालगुजारी या भू राजस्व देते हैं। मालगुजारी 2 किस्तों में दे होती है, एक खरीफ किस्त होती है, एक रबी किस्त होती है। खरीफ किस्त जो होती है वो 40% होती है। खरीफ जो होती है, ठीक है, 2 किस्तों में दी जाती है, एक होती है खरीफ किस्त, एक होती है खरीफ और दूसरी होती है रबी किस्त। खरीफ जो होती है वो 40% और रबी जो होती है वो 60% होती है, ठीक है, जो 60% होती है। रबी और खरीफ 2 किस्तों में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो रबी की किस्त होती है वो 60% होती है और जो खरीफ की किस्त होती है वो 40% होती है, ठीक है। ये मालगुजारी का वर्ष जो होता है वही क्या होता है, पूरा फसली वर्ष, जो आपको पता होगा 1 जुलाई से 30 जून का ये जो वर्ष अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि जो वर्ष होता है पूरा वार्षिक तौर पे तो कहाँ से काउंट होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का एक फसली वर्ष होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी, जैसे कि लेखपाल की दिनचर्या बही क्या होती है, लेखपाल डायरी जिसे बोलते हैं, या लेखपाल दैनिकी, या और भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं बता दूँगी। थैंक यू सो मच।